सोनू और स्नेहा दोनों अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने चाचा चाची के साथ ही रहते हैं। एक दिन स्नेहा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका भाई सोनू रोता हुआ वहां पर आता है। अपने भाई को रोता हुआ देखकर स्नेहा कहती है, क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? दीदी, वो चाचा जी ने मुझे मारा। मैंने उन्हें बस इतना ही कहा कि आज घर में सब्जी नहीं है, इसीलिए दाल बनेगी। तो बस इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये चाचा चाची का बहुत हो रहा है। हम कुछ कहते नहीं हैं तो इसका वो ऐसे फायदा उठा रहे हैं। सोनू, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ अपने भाई के लिए जरूर जरूर सोच लूंगी। दीदी, मैं आपके पास रोते हुए आया, लेकिन आज सुबह ही तो चाची जी ने आपको भी मारा था ना। दीदी, वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? सोनू, तू इतना क्यों सोच रहा है? हम अब यहाँ पर नहीं रहने वाले। हमें पता है कि हमारे साथ यहाँ कैसा बर्ताव किया जाता है। इसीलिए आज ही रात को जब चाचा चाची दोनों सो जाएंगे तो सही मौका देखकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। लेकिन दीदी, हम जाएंगे कहाँ? अभी जैसे हम रह रहे हैं कम से कम वैसे तो नहीं रहेंगे ना, और हम दोनों साथ में कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। स्नेहा और सोनू रात में सबके सोने के बाद चुपके से घर से भाग जाएंगे और उस गांव से दूर निकल आएंगे। अब घर से भाग तो गए थे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था और अब वो हर जगह काम की तलाश करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। 2 दिन से उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। सोनू अपनी बहन से कहता है, दीदी, हम घर से भाग तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। चाचा चाची के पास कम से कम खाना तो मिल ही रहा था ना। हमें काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मुझे अच्छा खाना बनाना तो आता है, तो अब हम अपना ढाबा ही खोल लेते हैं। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे, ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हम तो ढाबा कैसे खोल सकते हैं? सोनू, तू कुछ करने से पहले ही क्यों हार मान रहा है? अब तक हम चाचा चाची के पास रहते थे तो वहाँ बस मार ही खा रहे थे ना। यहाँ कम से कम हम अब अपने लिए तो कुछ सोच सकते हैं। तू परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। स्नेहा खुद को भी हिम्मत देती है और अपने भाई को भी हिम्मत देती है, जिसके बाद वो अब अपने भाई के साथ मिलकर कचरा जमा करने लगती है और उसे बेचकर ही कुछ पैसे जमा भी करती है। 1 महीने की लगातार मेहनत से वो अब एक ढाबा खोल लेती है और अब दोनों ढाबे में ही मेहनत करते हैं। लेकिन गर्मी भी बहुत थी, उनका ढाबा कम और आग का गोला ज्यादा लगता है। स्नेहा पसीने में लथपथ काम कर रही थी। ये देखकर सोनू कपड़े की मदद से हवा करने लग जाता है। सोनू, मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में हवा कर लेना। दीदी, लेकिन आपको कितना पसीना भी तो हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि हमारे ढाबे के बाहर तो फिर भी राहत मिल रही है, लेकिन यहाँ ही इतनी गर्मी है। ऐसे ढाबे का नाम ढाबा नहीं बल्कि गरम ढाबा होना चाहिए। तो ढाबे के नए नए नाम सोचने से अच्छा है ये सोचना कि हमारे ढाबे पर ग्राहक कैसे आएंगे ज्यादा। दीदी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। गिनती के 1-2 ग्राहक आते हैं और वो गरम ढाबा देखकर वापस चले जाते हैं। अब वो भी अपनी जगह तो सही है, लोग खाना तो तसल्ली से खाते हैं ना, ना कि पसीने में। दोनों ही काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि ढाबा गर्म होने की वजह से उनके ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे थे। स्नेहा अपने भाई से कहती है, क्यों ना हम लोग एक एसी ले लें? अगर हमारे ढाबे में एसी रहेगा तो गर्मी भी नहीं रहेगी ना। दीदी, जो आपने सोचा है वो मैं भी पहले सोच चुका हूँ। एसी के लिए बहुत पैसे चाहिए, और गरम ढाबे की वजह से जितना नुकसान हो रहा है ना, हमारे पास पैसे नहीं है उस हिसाब से। अरे सोनू, यहाँ पर जो मैदान है ना, वहाँ पर एक स्पर्धा भी तो की जा रही है ना, तुम्हें पता तो होगा उसके बारे में। हाँ दीदी, पता है, और मैंने हमारा नाम भी लिखवा दिया है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि हम वो स्पर्धा जीत जाए। कुछ दिनों बाद वो स्पर्धा होती है और दोनों भाई बहन वो स्पर्धा जीत भी जाते हैं और उन्हें इनाम के रूप में एसी मिलता है। उनका एसी देखकर दूसरे ढाबे वाली शीला को काफी जलन होती है। एक तो वैसे ही मेरे ढाबे में लोग कम आ रहे हैं,
लोगों को गर्मी लगती है, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि इनके ढाबे में एसी लगा है, तब तो 2-4 लोग जो आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने ढाबे के साथ इतना नुकसान नहीं होने दे सकती हूँ। इन्होंने एसी जीत तो लिया, लेकिन ज्यादा लंबी खुशी नहीं है इनकी। हाँ। अगले दिन सोनू और स्नेहा के ढाबे से एसी चोरी हो जाता है। स्नेहा काफी रोने लग जाती है। इतनी इतनी मुश्किल से हमने उस स्पर्धा में एसी जीता था, और अब वो भी चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे सोनू? कहीं हमने सच में गलती तो नहीं कर दी ना, चाचा चाची के घर से भागकर? अब हम क्या करेंगे? दीदी, आप इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार रही हो? अरे आप ही तो कहती हो ना कि जब तक हमने पहला कदम ही नहीं बढ़ाया तो उससे पहले हम हार कैसे मान सकते हैं दीदी? लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है हमारा गरम ढाबा है जिसमें ना के बराबर ही लोग आते हैं। एक एसी ही हमारा आखिरी रास्ता था, और जब वो हम जीत गए तो वो भी चोरी हो गया। अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। दीदी, आप परेशान मत हो। आप ही कहती हो कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, तो ये हमारे बुरे दिन ही चल रहे हैं। देखना, आप हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। स्नेहा हार मान चुकी थी, लेकिन सोनू अब भी हिम्मत नहीं हारा है। अगले दिन सोनू काफी सारी बांस लेकर आता है, और इतनी सारी बांस की लकड़ियां देखकर स्नेहा हैरान हो जाती है। ये क्या है? इतनी सारी बांस? ये सारी बांस क्यों लाए हो तुम सोनू? दीदी, आप भूल गए क्या? अरे हम बचपन में बांस का घर कैसे बनाते थे? अरे मुझे याद है, लेकिन अब इस समय ये बांस हमारे किस काम के? दीदी, बांस के घर में कितनी ठंडक होती है ना। और अब भी अगर बांस का ढाबा होगा तो हमें एसी की क्या जरूरत होगी? अरे हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोटे से भाई का दिमाग इतना ज्यादा चलेगा। ये तो काफी अच्छा आइडिया है। सोनू और स्नेहा अब दोनों मिलकर बांस का ढाबा बनाने लगते हैं। 2 दिन बाद उनका ढाबा बन जाता है। ढाबा बनने के बाद जब वो दोनों ढाबे में जाते हैं तो इतनी ठंडक देखकर स्नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एसी से भी ज्यादा ठंडा ढाबा हो गया। यहाँ तो पर ग्राहक को भी कितना अच्छा लगेगा ना। दीदी, आपने सही कहा था। हमने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमारे रास्ते में कई परेशानियां तो आने ही वाली है ना। तो ये सारी वही परेशानियां थी जिनसे हम अच्छे से लड़ लिए। अरे अब देख क्या रहा है? चले काम शुरू करें। बहुत सारा काम है, अभी तो बस हमारा ढाबा तैयार हुआ है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी दोनों भाई बहन हार नहीं मानते हैं और खूब मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगते हैं, और इस तरह उन्हें कामयाबी भी मिलती है। सुधा अपनी बेटी पारुल के साथ अकेली रहती है। पारुल जिस स्कूल में पढ़ने जाती है उसी में सुधा सफाई कर्मचारी का काम करती है। एक सुबह सुधा स्कूल में साफ सफाई करने जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वहीं सुधा की बेटी पारुल उदास बैठी होती है। ये देखकर सुधा अपनी बेटी से कहती है, अरे पारुल, ये क्या? सुबह हो गई, समय भी हो गया है स्कूल जाने का, लेकिन अब तक तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई हो। क्या हुआ? आज स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। क्यों बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं कि मेरी माँ तो स्कूल में सफाई करती है। मुझे उन सब की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आज। अरे ये क्या बात हुई? गलत तो वो बच्चे बोल रहे हैं, और स्कूल तुम क्यों नहीं जाओगी? देखो, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं कि कोई अच्छी सी नौकरी कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए ही पढ़ा रही हूँ ना, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि कल को तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगर तुम ही स्कूल जाने के लिए मना कर दोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बस अपने ही बारे में सोचा। आप भी तो इतनी मेहनत करती हो बस मेरे लिए ही। ठीक है माँ, मैं स्कूल भी जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। अभी तो मैंने इसे समझा दिया, लेकिन ये गलत ही कहाँ बोल रही है। मुझे जब खुद ही लोगों के ताने अच्छे नहीं लगते हैं तो पारुल तो फिर भी बच्ची है, इसे कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन गरीबी में हम कर भी क्या सकते हैं।
सुधा और पारुल दोनों स्कूल चले जाने के बाद सरपंच की बेटी रिचा अपने दोस्तों के साथ आती है और पारुल को बेंच से हटा देती है। ये सीट हमारी है और हम जैसे अमीर लोगों के लिए है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जिसकी माँ स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती हो। पारुल चुपचाप रिचा की बात मान लेती है और नीचे जाकर बैठ जाती है। इसी तरह सरपंच की बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर पारुल को नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी रास्ते से घर जा रहे होते हैं, तभी पारुल की नजर अनार के पेड़ पर पड़ती है। माँ वो देखो अनार का पेड़, चलो ना हम वहां से अनार लेते हैं। हाँ, अनार तोड़ लेते हैं, फिर मैं घर जाकर अनार का जूस बनाऊंगी। पारुल सुधा मिलकर कुछ अनार तोड़ लेते हैं। घर जाने के बाद सुधा उन अनार के जूस को बना देती है और जूस भी उन्हें काफी अच्छा लगता है। अगले दिन पारुल खुद ही अनार के पेड़ से अनार तोड़ के ले लेती है और अपनी माँ को देती है। पारुल ये क्या, आज फिर तुम अनार ले आई? कल ही तो हम अनार तोड़कर लाए थे ना, जिसका मैंने जूस बनाया था। हाँ माँ, मुझे याद है और तभी तो मैं आज भी लाई हूँ। आज भी आप जूस बना दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कल अनार का जूस पी के। पारुल के कहने पर सुधा जूस बना देती है, जो कि वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में फीस के पैसे चोरी हो जाते हैं, जो कि स्कूल का ही एक कर्मचारी करता है। सबकी तलाशी ली जाती है और वो पैसे सुधा के पास से मिलते हैं। ये देखकर स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये क्या है सुधा, तुमने स्कूल से पैसे चोरी किए, वो भी बच्चों की फीस के? मैडम मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पैसे यहाँ आए कहाँ से। मैं कसम खाकर बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं मैम। अब तो झूठ मत बोलो तुम, ये पैसे तुम्हारे ही थैले से मिले हैं और वैसे भी अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। पैसे सामने हैं और चोर भी है। जब तुम खुद ही स्कूल से पैसे चोरी करती हो तो तुमने अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दी होगी ना कि कैसे पैसे चुराते हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल रही हूं। निर्दोष होने के बाद भी सुधा को सजा मिलती है। ये सब होने के बाद सुधा वो गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाती है। यहाँ पर उन दोनों को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता था, इसीलिए वो गांव के पास ही जंगल के रास्ते बैठ जाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ा बूढ़ी को कुछ चोर पकड़ लेते हैं और उन्हें लूटने लगते हैं। ये सब सुधा देख लेती है। पारुल सुनो, वहां उन बाबा और माता जी को शायद हमारी जरूरत है। तुम अपनी चुन्नी में कुछ पत्थर बांध लो और अगर वो तुम्हें कुछ करने आए तो उसे मारने लग जाना। सुधा और पारुल दोनों ही उस बूढ़ा बूढ़ी को चोर से बचाते हैं। अनजान होने के बाद भी बूढ़ा बूढ़ी को बचाया, ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा माँ बेटी से कहते हैं, अरे तुम दोनों ने हम बुढ़ा बुढ़ी को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं वो कम है। और अगर बस शुक्रिया करके ही रह गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं आप तो मुसीबत में थे और हमने यहाँ आपको देखा तो उस समय हमें जो सही लगा हमने वो किया। अगर हमारी जगह यहाँ कोई और भी होता तो वो भी तो शायद यही करता ना। नहीं बेटा, नहीं करता कोई और ऐसा, क्योंकि हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम दोनों ने हमारे बारे में सोचा। इस गांव में हमारा अनार का बगीचा है, मैं वो तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नहीं बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबा। बेटी, मैं जरूरत के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अपनी खुशी के लिए दे रहा हूँ। हम बुढ़ा बुढ़ी बाग बगीचे का वैसे भी क्या करेंगे, और अगर आज तुम नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अब उन दोनों को अनार का बगीचा ही मिल जाता है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी काफी मेहनत करते हैं। पारुल अब दूसरे गांव में स्कूल जाने लगती है और घर आकर बगीचा संभालती है। धीरे धीरे उनका अनार का जूस गांव वालों को काफी पसंद आने लगता है और इसी वजह से बाकी जूस वालों का काम मंदा हो गया था। इसीलिए एक दिन एक जूस वाला हरिया बाकी जूस वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है, जब से ये माँ बेटी अनार का जूस बेचने आई है, हमारा काम ही मंदा कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। दूसरे गांव से आकर हमारे गांव में पैर जमाए हैं,
इसलिए अब हमें भी इसे वापस वहीं भेजना ही पड़ेगा। सारे जूस वाले अब एक दूसरे का हाथ मिला लेते हैं और रोज कोई ना कोई जाता है और माँ बेटी के अनार के जूस में छोटे छोटे कंकड़ मिलाने लगता है, जिस वजह से लोग अब वहां आना कम करते जा रहे थे। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी काफी निराश भी होती हैं। ऐसे ही एक दिन जूस में कंकड़ मिलाते हुए आदमी को गांव के सरपंच की बीवी देख लेती है और वो तुरंत सारी बातें पता करती है, जिसके बाद वो वहां सबको बुलाती है और कहती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या हुआ मेम साहब, आपने सब जूस वालों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे जूस में, लेकिन सच में हम कोई मिलावट नहीं करते हैं। मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और गलती जिस किसी की भी है, आज यहाँ उन सबको बुला लिया गया है। तुम सबका काम ठीक नहीं चल रहा तो दूसरे का काम बिगाड़ने आ गए। तुम लोग ही इनके जूस में कंकड़ मिला रहे थे ना। गलती करने से पहले सजा की सोचनी चाहिए। सबको सजा मिलती है और फिर से माँ बेटी के अनार के जूस की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। बिरजू खाना खाकर मटके में पानी देखता है तो उसमें पानी नहीं होता है। तभी एक गिलास में बिरजू की पत्नी राधा पानी लेकर आती है और देते हुए कहती है, ये लीजिए, वो आज मैं सुबह नदी से पानी नहीं ला पाई, इसीलिए हमारे पास आज पीने का पानी नहीं था। थोड़ा बहुत ही था, इसीलिए ले लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। तुमने तो पानी पिया ही नहीं, कहीं तुम खुद प्यासी रहकर मेरे लिए पानी तो नहीं लाई हो? अरे नहीं, मैंने पानी पी लिया था। ये लीजिए, अब आप भी पी लीजिए। बिरजू का परिवार को पानी के लिए काफी परेशानियां होती थी, क्योंकि गांव में पानी की सुविधा नहीं थी और जो हैंडपंप से पानी मिलता उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी, जिस कारण से उसे उबालना पड़ता है। इसीलिए राधा नदी से पानी लेकर आती है। ऐसे एक रोज राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे तो पानी लेने भी जाना था। अगर मैं पानी नहीं लेने गई तो हम लोग पानी क्या पिएंगे? हे भगवान, पानी के लिए तो किसी को मत तरसाओ। मुझे पानी लेने तो जाना ही होगा, लेकिन इतनी दूर नदी है, वहां से मैं पानी कैसे लाऊंगी इस हालत में? नहीं, मुझे हिम्मत तो करनी होगी। राधा नदी का पानी लाती है, वो भी गंदा होता है। ये देखकर बिरजू कहता है, अरे राधा, ये पानी तो गंदा है। अब नदी से यही पानी मिलता है, हैंडपंप के पानी से तो ठीक ही रहता है। कोई बात नहीं राधा, तुम इतनी दूर से पानी भरकर लाई हो, इतनी मेहनत की है, इसे प्यास तो बुझ ही जाएगी हमारी। नदी का पानी भी अब धीरे धीरे गंदा होता जा रहा था और वो भी पीने लायक नहीं बच रहा था। गरीब मजदूर बिरजू बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी पानी नहीं पी पा रहा था और वो पानी के लिए तड़पता रहता है। और ऐसी हालत देखकर बिरजू बाकी के गांव वालों से कहता है, हम लोगों को पानी की इतनी समस्या है, ये हम सबसे छुपा तो नहीं, इसीलिए अब हम सबको हमारे लिए तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। आज ही हमने सरपंच जी के पास जाना पड़ेगा और एक अकेले की आवाज से कुछ नहीं होने वाला। हम सभी गांव वालों को साथ में चलना पड़ेगा, सरपंच जी को अपना दुख बताना पड़ेगा। बिरजू बाकी के गांव वालों को साथ में लेकर सरपंच जी के घर जाता है, जहां सरपंच एसी में बैठकर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी रहा होता है। सरपंच जी, आप तो हमारे गांव के सरपंच हो, आपको हमारी परेशानियों के बारे में पता ही है। हम लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस तपती गर्मी में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम पानी नहीं पी पा रहे हैं। हमारे लिए कुछ करिए सरपंच जी, हमारी मदद कीजिए। अरे अभी एसी की हवा में मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, अपनी शिकायत बाद में लाना। सरपंच जी, हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी जरूरत बता रहे हैं। पानी तो हर इंसान की जरूरत होती है और हमारी जरूरत का ध्यान रखना तो आपका काम है ना। आप हमारे गांव के सरपंच हैं, हमारी सहायता कीजिए। सरपंच किसी भी गांव वाले की बात नहीं सुनता है और अपने ही घमंड में मशरूफ रहता है। बेचारे गांव वाले पानी साफ ना मिलने की वजह से एक एक करके गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग जाती है। ये बात राधा अपने पति को बताती है। आपको पता चला गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है?
पहले तो लोग गंदा पानी नहीं पी रहे हैं और मजबूरी में आकर वो गंदा पानी पी रहे हैं, तो हम गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लग रही है। हाँ, मुझे भी पता चला। मैं जहाँ मजदूरी करता हूँ आज भी वहाँ कुछ मजदूरों की तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से वो लोग घर पर चले गए। गांव में पानी को लेकर इतनी बड़ी परेशानी आ गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे घर में किसी की तबीयत ना खराब हो जाए। पानी तो हम भी वही पी रहे हैं, किसी का कुछ नहीं पता। इतनी मुश्किलें थी और किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे ही एक दिन सरपंच के घर में काम करने वाला आदमी, उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। अरे सरपंच जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चल चल, नाटक कहीं और दिखाना। गांव में अफवाह चल रही है कि गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तो अब तो भी नाटक कर रहा है, हाँ? अरे नहीं सरपंच जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। आई, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नौटंकी मेरे आगे दोबारा मत कर देना, समझे? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। गांव वालों को क्या लगता है कि वो ऐसे नाटक करेंगे और मैं पिघल जाऊंगा? अरे मरते हैं तो मेरे गांव वाले, मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है। गांव का सरपंच बहुत ही पत्थर दिल था। गांव वालों की हालत जानते हुए भी वो गांव के किसी भी आदमी की जरा भी मदद नहीं कर रहा था। कुछ दिनों बाद राधा की भी तबीयत खराब होने लग रही थी। राधा को काफी बुखार और पेट में दर्द हो रहा था। हाय, मेरे पेट में दर्द। अब अगर उन्हें पता चला कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो वो परेशान हो जाएंगे। तभी वहां बिरजू आ जाता है और वो राधा की यह हालत देखकर राधा के सर पर पानी की पट्टी रखता है। अरे, हमारे पास पीने का पानी नहीं है और आप पानी की पट्टियां मेरे सर पर रख रहे हो। ऐसे पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए हमें। तुम्हारी तबीयत खराब है और इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी तबीयत है। सरपंच जी को पता नहीं कब समझ आएगा कि उनके गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है। सरपंच जी को मतलब ही कहाँ है गांव वालों की परेशानी से। उन्हें तो बस खुद से मतलब है। देखा नहीं था उस दिन जब शिकायत लगाने गए थे, वो तो आराम से ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे साफ साफ, और हमारी शिकायत को सुनना तक नहीं उन्होंने। वो कहते हैं ना, जब इंसान पर खुद बीतती है तभी उन्हें दूसरों की परेशानियां समझ आती हैं। कल को जब खुद उन्हें पानी की दिक्कत लगेगी तभी उन्हें हमारा दुख दिखेगा। कुछ दिनों बाद सरपंच जी गांव की सैर के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी रास्ते में सरपंच को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। रास्ते में सरपंच को बेहोश देखकर बिरजू आसपास के लोगों को बुलाने लगता है। अरे भाइयों, यहाँ आओ, सरपंच जी बेहोश हो गए हैं, आओ मदद करो। बिरजू की आवाज सुनकर वहां गांव वाले आते हैं और वो तुरंत सरपंच को खाट पर पेड़ की छांव में लिटा देते हैं और मटके का पानी पिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद सरपंच को होश आता है और आसपास गांव वाले उसकी मदद के लिए ये देखकर सरपंच की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरपंच जी, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ रास्ते में बेहोश हो गए थे। मैंने देखा तो गांव वालों को बुलाकर आपको यहाँ लिटा दिया। अब तो आपको ठीक लग रहा है ना? अरे आप सब लोग गांव वालों ने मेरी मदद की। मैंने आप लोगों की जरूरत की चीज पानी तक की सहायता नहीं की और आप सबने फिर भी मेरी इतनी मदद की। सरपंच जी, सबका अपना स्वभाव होता है। आप जैसे भी हैं हो तो हमारे सरपंच ही ना। हम सब आपको ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। आप सबने मेरी इतनी मदद की है, अब आप चिंता मत कीजिए। मैं अब हफ्ते में 2 बार पानी के टैंकर्स गांव में मंगवाऊंगा। अगर किसी ने भी पानी नहीं भरा तो वो बेझिझक मेरे घर आ सकता है और मेरे घर से अपने लिए पानी ले जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही नहीं, गांव में मुफ्त एसी और फ्रिज भी भेजे जाएंगे और उसका बिल मैं खुद भरूंगा। सरपंच की बात सुनने के बाद सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और गर्मी में आराम से रहते हैं।